हेलो फ्रेंड्स, क्रॉनिकल आईएएस में आपका स्वागत है। मैं प्रियांशु और एमपीपीसीएस के मॉक टेस्ट पेपर का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि एमपीपीएससी के क्वेश्चन पेपर में आपको 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले प्रकार का प्रश्न जो आपका खंड अ का होता है, इसे आपको 20 शब्दों में लिखना होता है, 20 वर्ड्स में लिखना होता है और प्रत्येक आपको प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो कुल 15 ऐसे प्रश्न होते हैं। दूसरे जो सेक्शन का प्रश्न है वह आपको 60 शब्दों में लिखना होता है और जो तीसरा खंड है वह आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। तो हम शुरुआत करते हैं इन अति लघु उत्तरीय उप प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों का उद्देश्य क्या था? 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। हम जानते हैं कि मॉर्ले वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लॉर्ड मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो उस समय वाइसरॉय थे। ठीक है, भारत में वाइसरॉय थे। तो मॉर्ले मिंटो सुधारों का उद्देश्य आपको विशेषकर जो भारतीय विधान परिषद, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय परिषदों में आपको प्रातिनिधिक एवं निर्वाचित सदस्यों का समावेशन करना था। प्रातिनिधिक मतलब उसे और रिप्रेजेंटेटिव बनाना था। उसके पहले जो परिषद होते थे उसमें सदस्यों को नामित किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था। तो ये प्रयास किया गया भारतीय जो राष्ट्रवादी नेता थे उनकी मांगों के बाद, कांग्रेस की मांगों के बाद, कि इसमें निर्वाचन के भी तत्व को शामिल किया जाना चाहिए। मतलब सदस्यों को इलेक्ट करके यानी निर्वाचित करके भी परिषद में सम्मिलित करना चाहिए। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि जो भारतीय एवं प्रांतीय परिषद, भारतीय एवं प्रांतीय परिषद में प्रातिनिधिक एवं निर्वाचक तत्व का समावेश करना। तो इसका क्या प्रथम उद्देश्य था? भारतीय एवं प्रांतीय परिषदों में प्रातिनिधिक एवं निर्वाचक तत्व का समावेश करना। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये थी उसमें जो उद्देश्य था कि परिषदों के कार्य का भी विस्तार करना। जैसे अगर आप देखेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में, तो उस समय तक यानी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से पहले परिषदों को यह शक्ति प्राप्त नहीं थी कि वो परिषद में संकल्प जारी कर सरकार की किसी नीति को प्रभावित कर सकें। परंतु मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में जब इसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया, प्रातिनिधिक बनाने का प्रयास किया गया, तो परिषदों को यह शक्ति दी गई कि वो बजट पर या लोकहित के अन्य किसी मुद्दे पर चाहे तो फिर संकल्प पारित करके रेजोल्यूशन लाकर सरकार की नीतियों को प्रभावित भी कर सकते हैं। तो परिषदों के कार्य का विस्तार करना। और क्या उद्देश्य था? परिषदों के कार्य का विस्तार करना था। और क्या प्रमुख उद्देश्य था? आप जानते हैं कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में उसी अंग्रेजी हुकूमत के भारत को सांप्रदायिक आधार पर तोड़ देने के प्रयासों के आलोक में भी देखा जाता है। तो उस समय मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के जरिए पहली बार भारत में क्या किया गया कि मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक प्रतिनिधित्व के अवधारणा को शामिल किया गया, उसे लागू किया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट्स, पृथक निर्वाचक मंडल या पृथक प्रतिनिधित्व, यह मुस्लिमों के लिए लागू कर दिया गया। तो इसका एक उद्देश्य में आप ये भी लिख सकते हैं कि मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व लागू करना। तो इसका उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य इसी प्रकार था। अब आप अगर शब्दों की बात करें तो हमें 20 शब्द में अपनी बात को पूरी करनी है। यह प्रश्न आसान भले होते हैं, सरल भले ही होते हैं, परंतु यहाँ पर उत्तर को 20 शब्दों में समेट देना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। आपको इसीलिए
अपनी बात को इतने प्रिसाइज तरीके से, इतने सटीक तरीके से मुख्य बिंदुओं को उल्लेखित करते हुए लिखना है, ताकि 20 शब्द में जो उसके प्रमुख जो उसकी बातें हैं वो पूरी हो जाएं। तो हमने देखिए कितने में लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, 20 शब्दों में लिखना है तो मान के चलिए कि आप 2-4 शब्द आगे पीछे उसकी छूट होती ही है। तो इसी प्रकार से आपको उसमें जो प्रमुख बात है उसी को शामिल करना है। मॉडल मिंटो रिफॉर्म के संबंध में अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि भारतीय विधान परिषद और प्रांतीय परिषद दोनों में जो निर्वाचित गैर सरकारी सदस्य थे उनकी संख्या में वृद्धि भी हुई थी, और जो प्रांतीय परिषद थे उसमें तो वृद्धि इतनी हुई थी कि जो शासकीय बहुमत था, ऑफिशियल मेजॉरिटी, वो समाप्त हो गया था। हालांकि केंद्रीय विधान परिषद में, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो शासकीय बहुमत था वो अभी भी बना हुआ था, और प्रांतीय परिषदों में वो समाप्त कर दिया गया था मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा। इनके कार्यों के विस्तार की हमने बात की, तो जो प्रमुख बातें हैं उसको आपको 20 शब्द में समेट देना ही इस खंड में आपको अधिक अंक सुनिश्चित करेगा। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। तो ये पहले प्रश्न के संदर्भ में हो गया। दूसरा प्रश्न है पंचायतों का कार्यकाल। पंचायतों का कार्यकाल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए 20 शब्दों में लिखना है। तो पंचायतों का कार्यकाल, तो हम पॉलिटी के क्वेश्चंस में जहां पर भी संभव हो अनुच्छेद का उल्लेख अवश्य करें। अनुच्छेद का उल्लेख करने से आपकी बात ज्यादा पुष्ट होती है, ज्यादा प्रामाणिक हो जाती है। तो पंचायतों का कार्यकाल हम जानते हैं कि 5 वर्षों का होता है। पंचायती राज व्यवस्था संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा लाई गई थी, 74वें संशोधन के द्वारा नगरपालिका की व्यवस्था की गई, और 73वें संशोधन के जरिए पंचायतों को एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया, जिनके कार्यकाल को अनुच्छेद 243 के अंतर्गत प्रावधान 5 वर्षों का किया गया है। हम जानते हैं कि अनुच्छेद 243 तो हम अपने उत्तर में क्या लिखेंगे कि अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों का 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। अच्छा, अब जो दूसरी प्रमुख बात इसमें यह है कि यदि किसी पंचायत को 5 वर्ष की अवधि पूरा होने से पहले ही विघटित कर दिया गया, विघटित करने का भी जो संबंधित प्रावधान है वो अनुच्छेद 243 में दिए गए हैं। तो अगर 5 वर्षों की अवधि से पहले किसी पंचायत को विघटित कर दिया जाता है, यानी डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो उसके लिए प्रावधान है कि वहां पर 6 महीने के अंदर चुनाव यानी निर्वाचन कराने होंगे। लेकिन यदि पंचायत का विघटन उसके कार्यकाल पूरा होने से 6 महीना की कम अवधि बची है, तो वहां पर निर्वाचन कराना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम ये लिख सकते हैं कि इस अवधि से पूर्व विघटित हो चुके या विघटित पंचायत को पुनर्गठित होने के बाद से पूर्व विघटित पंचायत को पुनर्गठित होने के बाद अवशिष्ट अवधि जो उसका रिमेनिंग पीरियड है, अवशिष्ट अवधि तक ही कार्यकाल रहेगा। मान लीजिए कि अगर 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं होता है और उसके पहले पंचायत का विघटन हो गया, तो उसे 6 महीने के अंदर फिर से निर्वाचित करना आवश्यक है, फिर से इलेक्शन होगा। तो जो अवधि बची थी, पंचायत फिर से पुनर्गठित हुआ, 5 वर्ष की जो अवधि है वो पूरी होने से पहले ही पंचायत विघटित हो गया, तो जो अवधि बची
फिर से जब पंचायत का पुनर्गठन हुआ तो उसी शेष अवधि के लिए ही उसका कार्यकाल होगा। बात आ गई समझ में? जैसे मान लीजिए कि पंचायत चुनाव हुआ, अब उसकी अवधि 5 साल की है, और मान लीजिए कि वो 2 साल बाद ही उसका विघटन हो गया, दूसरे साल में ही। तो अब संविधान क्या कहता है कि 6 महीना के अंदर अंदर उसमें फिर से चुनाव होना होगा, निर्वाचन होना होगा। अच्छा, अब ये जो फिर से पुनर्गठन हुआ है तो इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? अवशिष्ट वर्ष का, यानी अवशिष्ट अवधि का, यानी 3 वर्षों का कार्यकाल होगा। तो पंचायत के कार्यकाल के संबंध में यदि आप ये प्रमुख बात लिख देते हैं तो एग्जामिनर को स्पष्ट हो जाता है कि आपको इसके हर महत्वपूर्ण पक्ष का पता है। देखिए, अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों का 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। इस अवधि से पूर्व विगठित पंचायत को पुनर्गठित होने के बाद अवशिष्ट अवधि तक ही कार्यकाल रहेगा। अब हम गिनते हैं शब्द सीमा कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो इस बार हमने थोड़ी शब्द सीमा लांग दी है। मान के चलिए इसमें से 2 4 5 शब्दों को आपको हटाना हो तो 20 से 25 शब्दों में अपने उत्तर को पूरा करने का प्रयास कीजिए। पंचायतों का कार्यकाल आप इस संबंध में अगर सीधा सीधा लिख देंगे कि संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, वो भी ठीक है। 17-18 शब्दों में आपका 15 से 18 शब्दों में ये बात पूरी हो जाएगी। परंतु यदि आप उसमें एक बात और जोड़ देते हैं कि विघटित होने के पश्चात जो अवशिष्ट अवधि है, पुनर्गठित पंचायत उसी अवधि के लिए ही उसका कार्यकाल होगा, तो बात और अच्छी हो जाएगी। बस शब्द सीमा का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। अब इसमें जो प्रमुख बातें हैं उसको आपको उल्लेख करना है। राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये कब स्थापित किया गया था? हम जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी, 1953 में। किनकी अध्यक्षता में हुई थी? न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए आधारों का परीक्षण करना कि किन आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। हम जानते हैं कि उस समय जो दौर था वो भारतीय राजनीति में, विशेषकर जब 1953 में आंध्र राज्य की मांग को सरकार के द्वारा मान लिया गया था, तो देश के अलग अलग हिस्सों से भाषाई राज्यों की मांग बढ़ने लगी थी। लिंग्विस्टिक स्टेट्स को लेकर देश भर में प्रदर्शन चल रहे थे, कहीं कहीं पर उग्र प्रदर्शन भी चल रहे थे। तो उसी मामले की जांच के लिए सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में, और 3 सदस्यीय यह आयोग था जिसमें कि 2 अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू थे और के एम पानिक्कर थे। ठीक है, तो 1953 में आयोग की स्थापना की गई और आयोग ने जाकर 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। सरकार को रिपोर्ट सौंप दी, और सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी तो उसने कुछ आधार बताए राज्यों के पुनर्गठन करने के और अपनी संस्तुतियां दी, अपने रिकमेंडेशंस दिए। तो उसने क्या कहा? आयोग ने कहा कि भाई राज्यों का पुनर्गठन किन आधारों पर होना चाहिए? तो राष्ट्रीय एकता के आधार पर होना चाहिए। नेशनल यूनिटी से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और क्या बात है उसमें? तो उसमें प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवहार्यता को ध्यान में रखना होगा, आर्थिक विकास को आपको ध्यान में रखना होगा, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा को ध्यान में रखना होगा, और भाषा को भी एक आधार माना। तो उनकी जो संस्तुतियां थी उसमें कुछ सुधार के साथ सरकार ने उनकी संस्तुतियों को माना। और उसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपको संसद के द्वारा पारित किया गया। और फिर उसके तत्पश्चात क्या हुआ कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो इस प्रकार से राज्य पुनर्गठन की ये एक शॉर्ट में आपको चर्चा है, परंतु 20 शब्दों में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे कि 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय
3 सदस्यीय आयोग गठित, 3 सदस्यीय आयोग जो है वो गठित हुआ। अच्छा, उसके बाद हम लिख सकते हैं कि दिसंबर 1955 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। दिसंबर 1955 में सरकार को रिपोर्ट सौंपी, सरकार को रिपोर्ट सौंपी। अच्छा, उसके बाद हम लिख सकते हैं कि इसकी संस्तुतियों को, इसकी संस्तुतियों को कुछ सुधार के साथ, कुछ सुधारों के साथ स्वीकार लिया गया, कुछ सुधारों के साथ स्वीकार लिया गया। ठीक है, अब देखिए कितना शब्द हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। फिर हम 29 शब्दों पर आ गए हैं। तो कुछ इसमें आपको काट छांट की आवश्यकता है। जैसे हम इसमें कुछ शब्दों को हटा सकते हैं। इसकी संस्तुतियों के बजाय संस्तुतियों को कुछ सुधारों के साथ मान लिया गया, स्वीकार लिया गया, है ना। तो इसमें आपको इसी तरीके से कम शब्दों में अपनी बात को लिखना है। प्रयास कीजिए कि 25 शब्दों में आपकी बात यहां पर समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन जो प्रमुख उस प्रश्न के संबंध में जो प्रमुख जो बातें हैं उनको आपको जरूर उल्लेख करना है, भले ही उसको आपको कम से कम शब्दों में लिखने का अभ्यास निरंतर करते रहना है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन हम जानते हैं कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज मिला था और बचपन बचाओ आंदोलन के वह संस्थापक हैं, उन्होंने स्थापना की थी। बचपन बचाओ आंदोलन जो कि बाल अधिकारों के लिए कार्य करने वाला एक संगठन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कैसे इसमें 20 शब्दों में लिख सकते हैं। अच्छा, बचपन बचाओ आंदोलन ये सब जैसे जो संगठन है इसलिए पूछे जा सकते हैं परीक्षा में चूंकि कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ था। ठीक है, अच्छा, बचपन बचाओ आंदोलन की अगर हम बात करें, बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया विदिशा मध्य प्रदेश में जन्मे कैलाश सत्यार्थी ने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की, स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य बाल अधिकारों की सुरक्षा करना है और बाल शोषण, जो चाइल्ड अब्यूज है, बाल शोषण को रोकना एवं जो पीड़ित हैं उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करना, उनका पुनर्वास कराना। जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं, बाल संरक्षण एजेंसियां हैं, उनके साथ मिलकर चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने वाली पॉलिसीज बनाना, बच्चों को संरक्षित करने वाली नीतियों में अपना योगदान देना है। ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन की ये बात हो गई। और अभी तक यदि हम इनके उपलब्धि की बात करें तो इसने अभी तक लगभग 1,30,000 बच्चों को जो कि तस्करी के शिकार हो रहे थे उन्हें बचाया है। ठीक है, तो अगर हमें 20 शब्दों में महत्वपूर्ण बातें लिखनी हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी स्थापना 1980 में नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा की गई, कैलाश सत्यार्थी द्वारा की गई। अच्छा, यह बाल शोषण को रोकने, पीड़ितों को कानूनी सहायता एवं पुनर्वास में सहयोग करता है, या पुनर्वास
प्रदान करता है, प्रदान करता है। अब देखिए कितना शब्द हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इस बार हमने 25 शब्दों में अपनी बात को कहा है। तो इस तरीके से आपको संक्षेप में अपनी बात को कहना है। 20 से 25, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आदर्श रूप से आपको 20 शब्दों में अपनी बात को पूरी करनी होती है। तो जो भी आपको विषय दिया गया है प्रश्न में, उसके प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। वो जरूर ध्यान में रखना है कि जो प्रमुख बात है उसको हमें जरूर लिखना है। 5वां प्रश्न है, नीति आयोग के क्या कार्य हैं? नीति आयोग, हम जानते हैं कि केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने 2015 में योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग को भंग करते हुए राष्ट्रीय नीति निर्माण के कार्य के लिए नीति आयोग की स्थापना की थी। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि उसका पूरा फुल फॉर्म है। अच्छा, तो प्रश्न में कहा गया है कि भाई नीति आयोग के क्या कार्य हैं? नीति आयोग तो एक वृहद संस्था है और उसके बहुत वृहद कार्य हैं, वाइडर फंक्शंस हैं। तो बहुत संक्षेप में उसके मुख्य कार्य को आपको लिखना है। ठीक है, नीति आयोग के कार्य, नीति आयोग के कार्य। अब इसमें आपको इधर उधर कुछ भी लिखने का स्कोप नहीं है। 20 शब्दों में लिखना है तो आप नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग की संरचना, इन विषयों में नहीं जाएंगे। यहीं पर छात्र गलती करते हैं, जहां इन विषयों में जाकर प्रश्न के मुख्य मांग से भटक जाते हैं और फिर कम अंक मिलता है उन्हें। तो सीधा हम लिखेंगे नीति आयोग के कार्य। तो नीति आयोग के कार्य क्या है? राज्यों के साथ मिलकर, राज्यों के साथ मिलकर राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं क्षेत्रों, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं क्षेत्रों एवं उनकी प्रगति एवं जो कार्यक्रम है, एवं कार्यक्रमों की प्रगति, एवं कार्यक्रमों की प्रगति सुनिश्चित करना, प्रगति निर्धारित करना, प्रगति निर्धारित करना। अच्छा, सबसे पहला इसका काम क्या है कि राज्यों के साथ मिलकर यह राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं को तय करता है, क्षेत्रों को निर्धारित करता है कि देश के विकास के लिए कौन से क्षेत्र जो हैं वो प्राथमिक क्षेत्र हैं, हमारा डेवलपमेंटल प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, डेवलपमेंटल एजेंडा क्या होना चाहिए, और जो कार्यक्रम है उसकी यह प्रगति की निगरानी भी करता है। तो पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात कि यह दीर्घकालिक नीतियों के निर्माण का कार्य करता है। दीर्घकालिक नीतियों, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, दीर्घकालिक नीतियों की रूपरेखा, जो उसका रोड मैप है, रूपरेखा तैयार करना एवं उनकी प्रभावकारिता, जो इफेक्टिवनेस है, उनकी प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना, एवं उनकी प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना। तो नीति आयोग का प्रमुख कार्य यही है। अन्य कार्यों की अगर हम बात करें तो यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का कार्य करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, राज्यों के बीच में और केंद्र राज्य के बीच में सहयोग को बढ़ावा देता है। उसके अलावा क्या करता है कि देश और देश से बाहर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं, थिंक टैंक हैं, उनके साथ प्रमुख हितधारकों के बीच में सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देता है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा हित हैं उसे देश की रणनीति और आर्थिक नीति में उनको समावेशित करने का कार्य करता है, शामिल करने का कार्य करता है। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास के लाभ से जो वर्ग के वंचित हो जाने का, आर्थिक विकास के लाभ से जो वर्ग वंचित रह सकता है, पीछे छूट सकता है, समाज के उन वर्गों के ऊपर विशेष ध्यान देने का कार्य करता है। पंचायतों के विषय में, पंचायतों के विकास के संबंध में राज्यों के साथ मिलकर
एक ऐसे तंत्र को विकसित करने का कार्य करता है ताकि उनका भी विकास इंटीग्रेट हो सके, समेकित हो सके। तो यह एक संसाधन केंद्र के भी रूप में कार्य करता है, एक रिसोर्स सेंटर के भी रूप में कार्य करता है। तो इसके कई कार्य हैं। चूंकि हमें 20 शब्दों में ही लिखना है तो जो सबसे प्रमुख कार्य हैं हम उसी को लिखेंगे। और सबसे प्रमुख कार्य नीति आयोग का क्या है कि राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं एवं क्षेत्रों को तय करना, नेशनल डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज एंड सेक्टर्स, कि किस सेक्टर में हमें विकास की प्राथमिकता को रखनी है। दूसरी चीज कि दीर्घकालिक नीतियों की रूपरेखा तैयार करना, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज देश की क्या होनी चाहिए, उसका एक रोड मैप बनाना। उसके बाद उनके इफेक्टिवनेस का भी इवैल्यूएशन करना, उनकी प्रभावकारिता का भी मूल्यांकन करना, ये नीति आयोग के सबसे प्रमुख कार्य है। तो जो सबसे प्रमुख बात है 20 शब्द में आपको उसी को लिखना है। तो कितना शब्द हो गया? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो 20 से 25 प्रयास कीजिए कि 20 शब्दों में बात समाप्त हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि मूल अधिकारों की कुल कितनी श्रेणियां हैं और वो कौन कौन सी हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटी का क्वेश्चन है ये, मूल अधिकारों की श्रेणियां और वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान में भाग 3 में मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। तो मूल अधिकारों की श्रेणियां, मूल अधिकारों की श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो अगर आप मूल संविधान की बात करें तो उसमें 7 श्रेणियां थी, 7 कैटेगरीज। लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद फिर 6 श्रेणियां उसमें रह गई हैं। इसमें आज के समय में 6 श्रेणियां हैं। पहला क्या है? समता का अधिकार, समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा है विशिष्ट स्वतंत्र का अधिकार, विशिष्ट स्वतंत्र, स्वतंत्र का अधिकार, राइट टू पर्टिकुलर फ्रीडम, राइट टू पर्टिकुलर फ्रीडम, विशिष्ट स्वतंत्र का अधिकार। अच्छा, तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है। उसके बाद क्या बात कहता है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अधिकार है ना। अच्छा, उसके बाद 5वां क्या है? संस्कृति, संस्कृति एवं, संस्कृति एवं भाषा संबंधी, अल्पसंख्यक, जो कल्चरल माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यक संबंधी अधिकार, माइनॉरिटी राइट, कल्चरल एंड माइनॉरिटीज राइट, संख्यक संबंधी अधिकार। उसके बाद जो छठा है, छठा है वह क्या है? सांविधानिक उपचार का अधिकार, सांविधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये आपको 6 श्रेणियां है। अच्छा, इसके पहले क्या था? यह 7वां था। और छठा क्या था? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। और राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 हम जानते हैं कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया था। इसीलिए वर्तमान में अगर हम पूछें तो संविधान में मूल अधिकारों की 6 श्रेणियां हैं। तो कितने शब्द हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो हम ऐसे प्रश्नों में चाहें तो हेडिंग को नहीं भी शामिल कर सकते हैं ताकि हमारी शब्द सीमा कम हो जाए। क्योंकि वो पूछ रहा है कि मूल अधिकारों की कितनी श्रेणियां हैं और कौन कौन सी हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि सीधा अगर हम इन 6 श्रेणियों को लिख देते हैं तो हमारा उत्तर पूरा हो जाता है। अच्छा, अगर आप इसमें अनुच्छेद को शामिल करना चाहें तो अनुच्छेद 14 से
18 आपको समता का अधिकार देता है, उसके बाद 19 से 22 विशिष्ट स्वातंत्र्य का अधिकार देता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको 23 से 24 देता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में दिया गया है, उसके बाद संस्कृति एवं अल्पसंख्यक संबंधी अधिकार 29 से 30 में, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार दिया गया था जो हमने बताया कि उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, और संवैधानिक उपचार का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ठीक है, तो आप इसमें केवल इन 6 श्रेणियों का उल्लेख कर देंगे तो प्रश्न की मांग पूरी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं 7वें प्रश्न पर, वल्लभ भवन। वल्लभ भवन, वल्लभ भवन क्या है? मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं, जो परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता है कि वल्लभ भवन मध्य प्रदेश सरकार का प्रशासनिक केंद्र है जहां पर राज्य सचिवालय स्थित है। वल्लभ भवन कहां पर यह बनाया गया है? अरेरा हिल के ऊपर में, भोपाल में अरेरा हिल के ऊपर में स्थित है, और इसे इस तरीके से बनाया गया था कि जो अरेरा हिल है वह उसके यह क्राउन ज्वेल की तरह, उसके यह मुकुट रत्न की तरह प्रतीत हो, और इस प्रकार का आपको इसमें जो भवन निर्माण शैली है, आधुनिक भवन निर्माण शैली के साथ साथ जो सांस्कृतिक विरासत है, दोनों को समावेशित करते हुए, सम्मिलित करते हुए इस भवन की स्थापना और निर्माण इसका किया गया है। तो अगर हम थोड़ा सा इसके अतीत में जाएं तो आपको बात यह आती है कि 1958 में पंडित नेहरू ने इसकी नींव रखी थी, और यह भवन 1962 में जाकर तैयार हुआ था, जो पुराना भवन है। नया भवन 2018 में, जो वल्लभ भवन एनेक्सर है, वो 2018 में बनकर तैयार हुआ था, जहां पर कि आज वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों, मुख्य सचिव एवं अन्य सरकारी विभागों के कार्यालय स्थित हैं। तो एक प्रकार से यह मध्य प्रदेश सरकार की भी और मध्य प्रदेश एक राज्य के रूप में उसकी पहचान को भी यह दर्शाता है। ठीक है ना। वल्लभ भवन नाम क्यों रखा गया? यदि आपको पता हो तो 1962 में जब यह बनकर तैयार हुआ तो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे द्वारका प्रसाद मिश्र, और द्वारका प्रसाद मिश्र वह वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि आजाद भारत के पहले गृह मंत्री हुए, प्रथम उप प्रधानमंत्री हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित थे, उनके नेतृत्व से काफी प्रभावित थे। इसीलिए उनके ही सुझाव पर इस भवन का नाम, द्वारका प्रसाद मिश्र के सुझाव पर ही इस भवन का नाम वल्लभ भवन रखा गया था। ठीक है, अब बात तो इतनी है, अब इसको 20 शब्द में कैसे इसकी प्रमुख बात को लिखना है वह अपने आप में एक चुनौती है। तो इसमें हम देखें कैसे लिख सकते हैं। वल्लभ भवन, वल्लभ भवन, ठीक है। तो यह क्या है? यह मध्य प्रदेश, या हम ऐसे लिख सकते हैं, यह भोपाल अरेरा हिल में स्थित, अरेरा हिल, अरेरा हिल्स में स्थित मध्य प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश का राज्य सचिवालय है, राज्य सचिवालय है, सचिवालय है। ठीक है। अच्छा, इसमें अब चूंकि राज्य सचिवालय है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय, अन्य सरकारी विभागों के कार्यालय हैं। आप लिख सकते हैं कि इसमें मुख्यमंत्री समेत राज्य सरकार के प्रमुख कार्यालय स्थित है, प्रमुख कार्यालय स्थित है। देखिए कितना शब्द हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो इस बार हमने 22 शब्दों में अपनी बात को कहा है, और जो सबसे प्रमुख बात है उसको हमें सामने रखना है। तो हमने क्या लिखा? यह भोपाल अरेरा हिल्स में स्थित मध्य प्रदेश का राज्य सचिवालय है, इसमें मुख्यमंत्री समेत राज्य सरकार के प्रमुख कार्यालय स्थित हैं। तो बात यहीं पर 20 शब्दों में, इससे ज्यादा स्कोप नहीं है। मुख्य प्रकृति इस भवन की क्या है वो हमने बता दी। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर को लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। अच्छा,
स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो हम जानते हैं कि राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पर हमें 20 शब्दों में जब अपनी बात को लिखना है तो प्रमुख बातें कौन कौन सी होंगी। उपभोक्ता राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, विवाद निवारण आयोग, आयोग। अच्छा, हम जानते हैं कि उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य स्तर पर केंद्र शासित प्रदेशों में भी इस प्रकार से उपभोक्ताओं के विवादों से, उपभोक्ता के संबंधित विवादों का निवारण करने के लिए आयोग का गठन किया गया है, आयोग गठित किए गए हैं। तो इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य होता है राज्य स्तर पर उपभोक्ताओं की जो शिकायतें हैं, जो विवाद हैं, उनका निवारण करना, उनका निदान करना। तो राज्य में अलग अलग जिलों में भी उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग होता है, जिसे पहले डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम भी कहते थे। तो जो राज्य स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग होता है, यह इसी के अंतर्गत जो जिला स्तर पर आयोग होते हैं, इसके प्रशासनिक देखरेख में कार्य करते हैं। और जिला स्तरीय जो आयोग हैं, उनसे शिकायतों पर फैसलों के एक अपीलीय निकाय के भी रूप में ये कार्य करता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी फैसले आते हैं, उसकी अपील स्टेट लेवल पर जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, वहां पर वो मामले जाते हैं। तो हमें इन बातों को लिखना है। अब अगर हम मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना 1990 में हुई थी, और वहां पर जो स्टेट कमीशन है उसमें 3 सदस्यों का प्रावधान है। एक तो अध्यक्ष, और अध्यक्ष कौन होंगे? अध्यक्ष उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश, पूर्व या वर्तमान न्यायाधीश, और 2 अन्य सदस्य। और 2 अन्य सदस्यों में से एक महिला सदस्य का होना मध्य प्रदेश के जो राज्य स्तरीय आयोग है उसमें अनिवार्य है। ठीक है, तो ये एक इस संबंध में जानकारी है। अब इसे 20 शब्दों में अगर हमें लिखना हो तो जो सबसे प्रमुख बात है हम उसी को लिख पाएंगे। तो हम यह लिख सकते हैं कि उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत स्थापित अर्ध न्यायी यानी कि क्वाजी जुडिशियल, अर्ध न्यायी या अर्धन्यायिक सांविधिक निकाय, अर्धन्यायिक सांविधिक निकाय। अच्छा, कितने शब्द हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, इस बार हमने 20 शब्दों से कम में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का एक जो मुख्य परिचय है, मेन इंट्रोडक्शन है, वह देने का प्रयास किया। उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राज्यों में, हम ऐसा लिखते हैं, राज्यों में, राज्य एवं राज्यों में, है ना, राज्यों में स्थापित अर्ध न्यायिक सांविधिक निकाय। तो 20 शब्द में हमारी यह बात पूरी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से बहुत संक्षेप में कंसाइज करते हुए हमें अपनी बात को लिखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के बिस्मार्क। हम जानते हैं कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। ये बड़ा ही एक कॉमन सा प्रश्न है। भारत के बिस्मार्क, भारत के बिस्मार्क। अच्छा, पहले हम ये जाने कि बिस्मार्क कौन थे। ऑटो वन बिस्मार्क एकीकृत जर्मनी के पहले चांसलर हुए 19वीं शताब्दी में।
और हम जानते हैं कि जर्मनी छोटे छोटे अलग अलग राज्यों में विखंडित था, और बिस्मार्क ने क्या किया, उन्हें आयरन चांसलर कहा जाता था। तो बिस्मार्क ने उन छोटे छोटे अलग अलग पृथक जर्मन राज्यों को एकीकृत करके एक मजबूत और समृद्ध जर्मनी की नींव रखी थी। ठीक है, तो उसी प्रकार से भारत की आजादी के समय हम जानते हैं कि 535 से भी अधिक रियासतें थीं, प्रिंसली स्टेट्स। और आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती यह सामने आई कि वो रियासतों के पास यह छूट थी कि वो भारत पाकिस्तान या स्वयं में स्वतंत्र रहने का निर्णय ले सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा भारत के सामने बाल्कनाइजेशन की चुनौती थी कि भारत खंड खंड में विभाजित हो सकता था, और पूरे उन सभी 535 से अधिक रियासतों को एकीकृत करने का यह जो जटिल कार्य था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गृह मंत्री के रूप में पूरा किया था। इसीलिए भारत के बिस्मार्क के रूप में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। पहली तो बात यह हो गई। तो हम यह कह सकते हैं कि भारत के बिस्मार्क कौन है? भारत के बिस्मार्क सरदार पटेल। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सरदार पटेल को स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री व प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। प्रथम गृह मंत्री के रूप में 535 से भी अधिक 535 रियासतों को एकीकृत कर 535 रियासतों को एकीकृत कर मजबूत राष्ट्र की नींव रखने हेतु भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। देखिए, प्रयास ये करना है कि आपके जो आंसर्स हों वो स्पेसिफिक हों, उसमें तथ्य ऐसे शामिल हों जो कि आपकी बात को स्पष्ट करें। तो सरदार पटेल को स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में 535 रियासतों को एकीकृत कर मजबूत राष्ट्र की नींव रखने हेतु भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है, प्रयास कीजिए कि 25 से कम हो। कुछ इधर उधर जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं उसको हटा सकते हैं। अच्छा, तो जब भारत आजाद हुआ तो लंदन टाइम्स ने सरदार पटेल को, जो भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, उन्हें भारत का बिस्मार्क की उपाधि दी थी। कहा कि जिस प्रकार से बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया, उसी प्रकार से जर्मनी से 10 गुना बड़े भौगोलिक क्षेत्र, और वहां तो 36 ही राज्य थे, और यहां पर 535 से अधिक रियासतों के एकीकरण का जो जटिल कार्य सरदार पटेल ने किया, तो लंदन टाइम्स ने कहा कि वह 10 बिस्मार्क के बराबर हैं। तो इसीलिए भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत की आजादी की लड़ाई में उनके सहयोगी भी रहे। खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, इन सभी सत्याग्रहों से वो जुड़े रहे। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की उन्होंने, 1931 की उन्होंने अध्यक्षता की। तो काफी उनकी प्रमुख भूमिका आजादी की लड़ाई में भी रही, और विशेषकर गृह मंत्री के रूप में उन्होंने जो इन रियासतों के विलय को लेकर कार्य किया, उसके कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं ऑपरेशन ग्रीन हंट पर। ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है, आइए देखते हैं। ऑपरेशन ग्रीन हंट, ऑपरेशन ग्रीन हंट। अच्छा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए 2009 में भारत सरकार ने माओवादी उग्रवाद को समाप्त करने के लिए एक विशेष सुरक्षा अभियान चलाया था।
विशेष सुरक्षा अभियान जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रीन हंट। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो माओवादी संगठन के शीर्ष नेतृत्व है उसको उसका सफाया करना, उन माओवादियों को पकड़ना, जो माओवादियों के शीर्ष नेता हैं उनको पकड़ना या फिर उनका खात्मा करना। ऑपरेशन ग्रीन हंट का ये उद्देश्य था और इसके माध्यम से उन इलाकों में जहां जहां भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उन इलाकों में शांति एवं विकास को बढ़ावा देना, शांति एवं विकास को स्थापित करना ऑपरेशन ग्रीन हंट का उद्देश्य था। तो हम इसे कैसे लिखेंगे 20 शब्दों में? हम ये लिख सकते हैं कि 2009 में भारत सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में माओवादी उग्रवाद को समाप्त करने हेतु चलाया गया विशेष सुरक्षा अभियान है। अच्छा, अब इसमें देखिए बात क्या थी कि पहले अलग अलग राज्य सरकारें, अलग अलग राज्य जो कि नक्सली हिंसा से प्रभावित थे वह इसका सामना अपने अपने स्तर पर कर रहे थे। ऑपरेशन ग्रीन हंट के माध्यम से इन सभी राज्यों को एक साथ एकजुट करते हुए, उनकी प्रतिक्रियाओं में एकजुटता लाते हुए, कोऑर्डिनेशन लाते हुए इस माओवादी उग्रवाद का सामना करने का इसमें प्रयास किया गया था। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि 2009 में भारत सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में माओवादी उग्रवाद को समाप्त करने हेतु चलाया गया विशेष सुरक्षा अभियान है ऑपरेशन ग्रीन हंट। कितने शब्द हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो इसमें जो इसकी जो प्रमुख बात है उसको आपको 20 शब्दों में लेकर आना है। ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन ग्रीन हंट के संबंध में आपको कुछ बातें जैसे ये भी सामने आती हैं कि कोबरा यूनिट रेज किया गया था, सीआरपीएफ के विशेष प्रशिक्षित कमांडो को उसमें शामिल किया गया था। कोबरा यूनिट मतलब कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। तो कोबरा यूनिट इसमें स्थापित किया गया था। विशेष रूप से प्रशिक्षित कमांडो से मिलकर बनी यह यूनिट थी जो कि ऑपरेशन ग्रीन हंट में इसने काफी सक्रिय भूमिका निभाई और ऑपरेशन ग्रीन हंट ने काफी हद तक माओवादी उग्रवाद को कम करने में सफलता भी प्राप्त की। लेकिन जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और मीडिया के द्वारा इस ऑपरेशन में मानवाधिकार उल्लंघनों को भी उजागर किया गया। आरोप लगाए गए कि सुरक्षा बलों के द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन भी इसमें हुआ है। तो ये इस पूरे तरीके से देखें तो ये काफी बड़ा सुरक्षा अभियान था जिसने की नक्सली हिंसा को नियंत्रित करने में अपनी भूमिका निभाई थी। तो संक्षेप में अगर हम बात करें तो प्रमुख बात उसमें यही सामने आती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत, अनुच्छेद 126 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति कौन करती है? राष्ट्रपति करती है। किन परिस्थितियों में? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और सामान्यतः देखें तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में या पद रिक्त होने पर या फिर जब वह अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, उन परिस्थितियों में अनुच्छेद 126 कहता है कि उच्चतम न्यायालय के
न्यायाधीशों में से किसी एक न्यायाधीश को, जिसे राष्ट्रपति द्वारा उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया जाएगा, तो वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो अनुच्छेद 126 में इसका प्रावधान दिया गया है। अच्छा, तो हम इसमें यह बात को जोड़ सकते हैं कि उनकी या ऐसे हम लिख सकते हैं कि सामान्यतः उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ उपलब्ध न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। इसमें ये बात सामने आ गई। अच्छा, कितने शब्द हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 शब्दों को हम कम रखेंगे, और जहां जहां पर से आवश्यक हो, अगर हम इन शब्दों को हटा दें तो सबसे वरिष्ठ उपलब्ध न्यायाधीश को कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो शायद शब्द सीमा के हम करीब आ पाए। तो इसीलिए अनुच्छेद का उल्लेख जरूर करना है पॉलिटी के प्रश्नों में, और जो सबसे प्रमुख बात है उसको सामने रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान क्या है? तो इसमें सीधी सी बात है, अनुच्छेद 164 बहुत स्पष्ट है। अनुच्छेद 164 क्या कहता है? यह कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और इसमें यह भी प्रावधान है कि मंत्री राज्यपाल के प्लेजर पर कार्य करते हैं। तो गवर्नर जो हैं, गवर्नर चाहे तो मंत्रियों को हटा सकते हैं। सो द मिनिस्टर्स एक्ट एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो वो राज्यपाल के वो प्लेजर के अधीन कार्य करते हैं, हम इस बात को भी लिख सकते हैं। अच्छा, कुछ इसमें जो और प्रमुख बातें ये हैं कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के बाद यह निर्धारित किया गया कि किसी भी राज्य विधानसभा की जो कुल संख्या होगी, तो उसके 15% से, उसकी कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती। यानी जो टोटल नंबर है सीट्स की विधानसभा में, उसके 15% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या नहीं हो सकती। तो हम इन बातों का उल्लेख 20 शब्दों में कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अब इसमें जो एम्फेसिस है वो आपको लोकनायक शब्द पर है। तो जयप्रकाश नारायण के संबंध में तो कई बातें कही जा सकती हैं, लेकिन आपको ध्यान इस बात पर देना है कि उन्हें लोकनायक क्यों कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण। अच्छा, कौन थे जयप्रकाश नारायण, या फिर शॉर्ट में जेपी भी कहा जाता है। बिहार में उनका जन्म हुआ, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, प्रमुख गांधीवादी नेता थे, समाजवादी नेता थे, और मुख्यतः इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए आपातकाल के विरोध में राजनीतिक गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, तो लोकनायक क्यों कहा जाता है? देखिए, जयप्रकाश नारायण ने आजादी से पहले और आजादी के बाद भारत में प्रमुख आंदोलनों का नेतृत्व किया। प्रमुख आंदोलनों में उन्होंने अपनी भागीदारी की और लोगों का नेतृत्व किया। उन्होंने
जनता को नेतृत्व प्रदान किया, इसीलिए उन्हें लोकनायक कहा जाता है। चाहे वह भारत छोड़ो आंदोलन हो, उसके पहले भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भागीदारी की, भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भागीदारी की। 1950-60 के दशक में विनोबा भावे के द्वारा जो सर्वोदय आंदोलन चलाया जा रहा था, भूदान आंदोलन चलाया जा रहा था, उसमें उन्होंने भागीदारी की। 1957 में उन्होंने घोषणा कर दिया कि अब मैं सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। फिर वापस 1960 में वो सक्रिय राजनीति में आ गए और 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई इंदिरा गांधी के द्वारा, और उसके पहले निचली अदालत ने जब इंदिरा गांधी के राजनीतिक भ्रष्टाचार पर मुहर लगा दी और उनकी सदस्यता रद्द कर दी, तो उसके बाद जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की पूरे देश में। और उस समय 1974 में जो गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था, तो छात्रों ने जयप्रकाश नारायण को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहा। तो लोकनायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जनता का नेतृत्व किया, लोक को यानी कि जनता को नेतृत्व प्रदान किया, इसीलिए उन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है। तो हम अपनी बात को 20 शब्दों में कैसे रखें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी, एक प्रमुख या एक महान स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी समाजवादी नेता थे, गांधीवादी समाजवादी नेता थे, समाजवादी नेता थे। आजादी से पहले और बाद में भी कई महत्वपूर्ण जन आंदोलनों का नेतृत्व करने के कारण, आंदोलनों का नेतृत्व करने के कारण लोकनायक कहे गए। ठीक है, तो इसमें बात स्पष्ट हो जाती है। अच्छा, कितना शब्द हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। जो जहां कुछ शब्दों की काट छांट हो आप कर लीजिए और प्रमुख बात को लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, महान स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी समाजवादी नेता थे। आजादी से पहले और बाद में भी कई महत्वपूर्ण, या आप इसको हटा सकते हैं, है ना, सीधा लिख सकते हैं, कई महत्वपूर्ण जन आंदोलनों का नेतृत्व करने के कारण लोकनायक कहे गए। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, यह बात आपको बतानी है 20 शब्दों में। हम जानते हैं कि अनुच्छेद 148 में इस चीज का प्रावधान है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महालेखा परीक्षक। तो हम इसमें लिख सकते हैं अनुच्छेद 148 के अंतर्गत, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत सीएजी शॉर्ट में सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्षों अथवा 65 वर्ष पूर्ण होने तक जो भी पहले हो, विचेवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो, राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्षों अथवा 65 वर्ष पूर्ण होने तक जो भी पहले हो नियुक्ति की जाती है। अच्छा, हमने पहले लिखे सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्षों अथवा 65 वर्ष पूर्ण होने तक जो भी पहले हो के कार्यकाल हेतु की जाती है, कार्यकाल हेतु की जाती है। अब 20 शब्दों में
यदि आप सिंपल लिख देते एक लाइन में कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, 10 शब्द में बात समाप्त हो जाता, परंतु शब्द सीमा 20 शब्दों की है। तो जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी, आप संबंधित अतिरिक्त जानकारी डाल सकते हैं अपने उत्तर में, जरूर प्रयास कीजिए। तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्षों अथवा 65 वर्ष पूर्ण होने तक जो भी पहले हो के कार्यकाल हेतु की जाती है। कितने शब्द हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस खंड का अंतिम प्रश्न है कि भारत में जनहित याचिका के प्रणेता कौन माने जाते हैं? भारत में जनहित याचिका के प्रणेता, भारत में जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका के प्रणेता, पायनियर, अग्रदूत किसे कहा जाता है? जनहित याचिका हम जानते हैं कि जनहित में, जनता के हित में यदि कोई कानूनी वाद न्यायालय के समक्ष लाया जाता है या कोई मुद्दा न्यायालय के ध्यान में लाया जाता है, न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया जाता है उस विषय पर, भले ही वह व्यक्ति उस मामले से सीधा जुड़ा हुआ ना हो, सीधे प्रभावित ना हो, और यदि उसमें न्यायालय को लगता है कि जनहित जुड़ा हुआ है, इसमें समाज का हित जुड़ा हुआ है, तो वह वैसे मामलों की सुनवाई के लिए राजी हो जाता है। उन मामलों को हम जनहित याचिकाएं कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। और इसकी जो शुरुआत भारत में होती है 1980 के दशक में होती है, जिसमें कि जस्टिस पीएन भागवती का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। उन्हें ही भारत में जनहित याचिका का अग्रदूत माना जाता है, जनहित याचिकाओं का प्रणेता माना जाता है, जहां पर कि केवल एक मात्र साधारण से पोस्टकार्ड पर लिखे गए शिकायत को भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, जब वो एक न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, तो उन्होंने एक पोस्टकार्ड के ऊपर केवल शिकायत को भी एक याचिका के रूप में कंसीडर करते हुए उसे भी स्वीकारा था, उसे भी सुनवाई के लिए स्वीकारा था। तो इसलिए जस्टिस पीएन भागवती को भारत में पीआईएल का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने लोकस स्टैंडाई एक लॉ में टर्म है, अधिस्थिति हिंदी में कहते हैं। तो अधिस्थिति की जो न्यायालय की एक संकीर्ण दृष्टिकोण थी, उसको दूर करते हुए जो भी पीड़ित व्यक्ति है या जो भी संबंधित व्यक्ति है, उसके किसी मित्र के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा भी यदि याचिका दायर की जाती है तो उसे भी सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया गया। तो यही आपको 1980 के दशक में ये चीज शुरू हुई। तो हम यह लिख सकते हैं कि 1980 के दशक में शुरू जनहित याचिका का दौर, जनहित याचिकाओं के दौर के लिए, जनहित याचिकाओं के दौर के लिए न्यायमूर्ति पीएन भागवती को भारत में इसका प्रणेता माना जाता है, भारत में इसका अग्रदूत या प्रणेता माना जाता है, इसका प्रणेता माना जाता है। अब जस्टिस पीएन भागवती ने 13 साल तक गुजरात हाईकोर्ट में एक न्यायमूर्ति के रूप में कार्य किया। 13 साल का उनका कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट में रहा। तो 26 साल का एक इतना लंबा चौड़ा न्यायिक कार्यकाल उनका रहा। तो उन्होंने 1980 के दशक में जस्टिस पीएन भागवती और जस्टिस कृष्णा अय्यर, इन दोनों ने इस चीज को लेकर, जनहित याचिकाओं को लेकर बहुत कार्य किया। लेकिन यदि प्रणेता की हम बात करें तो पीएन भागवती का ही नाम सबसे सामने आता है। तो यह पहले खंड की हमारी चर्चा थी लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे खंड के विषय में चर्चा करेंगे। आप सभी का इस वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद।